नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे शक्ति विभाजन और शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये विषय एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही साथ ये जो दोनों सिद्धांत हैं, ये दोनों बहुत ही मिलते जुलते सिद्धांत हैं और ज्यादातर विद्यार्थी ये समझते हैं राजनीति विज्ञान के कि ये दोनों सिद्धांत एक हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये दोनों सिद्धांत दो अलग अलग सिद्धांत हैं, इनमें दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस विषय के संबंध में, इन सिद्धांतों के संबंध में जो भी डाउट होगा, जो भी संदेह होगा, जो भी अस्पष्टता होगी, वो सब दूर हो जाएगा। बस केवल आपको काम सिर्फ इतना करना है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है और इस वीडियो के माध्यम से इस सिद्धांत के विषय में जो भी डाउट होगा वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो मित्रों, चलिए हम आते हैं अपने विषय पर, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, जो ये शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, शक्ति विभाजन इसको हम डिवीजन ऑफ पावर के नाम से जानते हैं। डिवीजन ऑफ पावर थ्योरी। जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, देखिए, शक्ति विभाजन एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा विचार है जिसमें राज्य द्वारा जो प्रशासित विषय होते हैं वो विभिन्न स्तरों की जो सरकारें होती हैं उनके बीच उन्हें बांटने की बात करता है। अर्थात शक्ति विभाजन का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा जो प्रशासित विषय होते हैं वो विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच बटा होता है। और ये जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, ये पाया कहाँ जाता है, किस व्यवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जो संघात्मक व्यवस्थाएं होती हैं, जो संघात्मक व्यवस्था होती है, जो संघात्मक व्यवस्था होती है, उसी में ये शक्ति विभाजन का सिद्धांत पाया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं जो संघात्मक व्यवस्था है वो क्या होता है, उसको हम समझ लेते हैं। संघात्मक व्यवस्था जो फेडरेशन होता है, जो संघ होता है, तो संघात्मक व्यवस्था में जो होता है कि जो राज्य द्वारा प्रशासित विषय होते हैं वो विभिन्न स्तरों की सरकारों में वो बटा होता है। जो राज्य द्वारा प्रशासित विषय होते हैं उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण हम भारत के संदर्भ में भी देंगे और अमेरिका के संदर्भ में भी देंगे। तो जैसे मान लीजिए हम भारत की बात करते हैं। देखिए, भारत में भी संघात्मक व्यवस्था है और अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है। संघ सरकार ये हो गई, राज्य सरकारें, और ये हो गई आपकी स्थानीय सरकार। और ठीक यही सिस्टम अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी 3 स्तर की सरकारें पाई जाती हैं।
ये हो गई संघ सरकार, ये है राज्य सरकार या सरकारें, और ये हो गई स्थानीय सरकार। देखिए, भारत में भी संघात्मक व्यवस्था है, अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है, यहां भी तीन स्तर की सरकारें हैं और अमेरिका में भी 3 स्तर की सरकारें हैं। तो ये जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, शक्ति विभाजन का सिद्धांत ये कहता है कि जो राज्य द्वारा प्रशासित विषय हैं ये विभिन्न स्तरों की सरकारों में बटी होती हैं, और जो विभिन्न स्तरों की सरकारों में जो राज्य द्वारा प्रशासित विषय बटे होते हैं वो किस व्यवस्था में पाई जाती है? संघात्मक व्यवस्था में होती है। अब देखिए कि संघात्मक व्यवस्था में क्या है कि एक तो हो गई संघ सरकार जो पूरे देश के स्तर पर पाई जाती है, फिर राज्य सरकारें जो संघ की आनुषंगिक इकाइयां होती हैं वो होती हैं, और फिर स्थानीय सरकारें होती हैं। और यही ठीक अमेरिका में भी 3 प्रकार की सरकारें हैं। अब ये अलग बात है कि जो भारत का संघ है, जो अमेरिका का संघ है, उसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो सेम है। भाई चूंकि हमारी स्थितियां दूसरी हैं, इसलिए हमने अपने संघ को थोड़ा सा दूसरे प्रकार का बनाया है, लेकिन जो एक संघात्मक व्यवस्था के जो बेसिक फीचर्स होते हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं वो सेम है। अब देखिए कि राज्य द्वारा जो प्रशासित विषय हैं, अब हम कह रहे हैं कि विभिन्न स्तरों की सरकारों में बटी होती हैं। तो विभिन्न स्तरों की सरकारें क्या हैं? एक हो गई ये संघ सरकार, दूसरी हो गई राज्य सरकार या राज्य सरकारें, क्योंकि बहुत सारे राज्य होते हैं, और स्थानीय सरकारें। तो इसमें देखिए ये 3 स्तरों की सरकारें हैं, इसी में राज्य द्वारा प्रशासित विषय बटे होते हैं। और कहीं कहीं आप जो एकात्मक व्यवस्था होती है, जैसे चाइना है, ब्रिटेन है, वहां भी 3 स्तर की सरकारें पाई जाती हैं, लेकिन जो एकात्मक व्यवस्था में जो 3 स्तर की सरकारें होती हैं या विभिन्न स्तर की सरकारें होती हैं, उनमें और संघात्मक व्यवस्था की 3 स्तर की सरकारों में अंतर होता है। अंतर ये बेसिक होता है कि जो एकात्मक व्यवस्थाएं होती हैं वहां पर जो राज्य सरकारें होती हैं, जो स्थानीय सरकारें होती हैं, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार की कृपा पर निर्भर होती हैं। केंद्र सरकार जब चाहे उन्हें समाप्त कर सकता है। राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों की जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र द्वारा दी गई होती हैं। केंद्र उन्हें कभी भी ले सकता है, कभी भी केंद्र राज्य सरकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि जो राज्य सरकारें होती हैं, जो स्थानीय सरकारें होती हैं, ये संघ सरकार की या केंद्रीय सरकार की कृपा दृष्टि पर निर्भर नहीं होती हैं, ये संघ सरकार की कृपा पर निर्भर नहीं होती हैं, बल्कि ये सरकारें जो हैं, जो राज्य सरकारें हैं, जो स्थानीय सरकारें हैं, इनका स्रोत संविधान होता है, इनके अस्तित्व का आधार संविधान होता है, इनकी संविधान में मुकम्मल व्यवस्था होती है। और संघात्मक व्यवस्था में संघ सरकार चाहकर भी राज्य सरकारों को या स्थानीय सरकारों को समाप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि इनका आधार, इनका स्रोत, वो सब कुछ संविधान होता है। संविधान में इसकी मुकम्मल व्यवस्था होती है। इसीलिए यदि कोई आदमी आपसे ये कहे कि भाई एकात्मक व्यवस्थाएं जैसे ब्रिटेन है और चाइना है, वहां भी राज्य सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें हैं, और संघात्मक व्यवस्था में भी राज्य सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें, तो अंतर क्या है? भाई यहाँ भी 3 स्तर की सरकारें हैं, यहाँ भी 3 स्तर की सरकारें हैं। तो मित्रों याद रखिएगा कि जो बेसिक डिफरेंस है, संघात्मक व्यवस्था में जो राज्य सरकार या स्थानीय सरकारें होती हैं, इनका आधार, इनके अस्तित्व का आधार, इनकी शक्तियां, ये सब संविधान द्वारा प्रदत्त होती हैं। संविधान इन्हें प्रदान करता है, संविधान में इनकी मुकम्मल व्यवस्था होती है। राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें संघ सरकार की कृपा पर निर्भर नहीं होती हैं, लेकिन एकात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें पूरी तरीके से केंद्र सरकार की कृपा पर निर्भर होती हैं। उनके अस्तित्व का आधार केंद्र सरकार होती है, न कि संविधान होता है। संविधान उन्हें कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों को। तो एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था में जो विभिन्न स्तर की सरकारें होती हैं, ये बेसिक डिफरेंस होता है।
तो ये हो गया शक्ति विभाजन का सिद्धांत। शक्ति विभाजन का सिद्धांत संघात्मक व्यवस्था में पाया जाता है। संघात्मक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें राज्य द्वारा जो प्रशासित विषय होता है वो विभिन्न स्तरों की सरकारों में बटा होता है, विभाजित होता है। और एक चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम आपसे ये पूछें कि जो संघात्मक व्यवस्था है, चाहे वो अमेरिका की हो या ब्रिटेन की हो या विश्व का कोई और संघ है, तो वहां पर विभिन्न स्तर की सरकारें होंगी और इन सरकारों का स्रोत संविधान होगा। तो हम अगर आपसे ये पूछें, देखिए बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमारे नजर में वो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर पूछा जाएगा। वो प्रश्न ये है कि अगर हम आपसे ये पूछे कि संघात्मक व्यवस्था में जो विभिन्न स्तर की सरकारें होती हैं, तो उनके बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है, उनके बीच जो शक्तियों का वितरण होता है, तो वो वितरण जो विभिन्न स्तर की जो सरकारें होती हैं, वो विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है, वो विभाजन ऊर्ध्वाधर होता है कि क्षैतिज होता है, वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है। वो ये विभाजन ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो ये विभाजन मित्रों संघात्मक व्यवस्था में जो विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है वो वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये वर्टिकल विभाजन होता है, न कि हॉरिजॉन्टल। और अब हम आते हैं, अब देखिए कि राज्य द्वारा जो प्रशासित विषय हैं, जैसे आप भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भाई संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, बाकायदा मुकम्मल व्यवस्था है शक्ति विभाजन की कि केंद्र सरकार किन किन विषयों पर प्रशासन करेगी, राज्य सरकार किन किन विषयों पर प्रशासन करेगी और स्थानीय सरकारें किन किन विषयों पर प्रशासन करेंगी। इनकी बहुत ही मुकम्मल, बड़ी ही पुख्ता, बड़ी ही स्पष्ट व्यवस्था संविधान में दी गई है। तो यहाँ पर राज्य सरकारें हों, स्थानीय सरकारें हों, ये संघ की कृपा पर निर्भर नहीं है, संघ सरकार की कृपा दृष्टि पर निर्भर नहीं है, बल्कि इनकी शक्ति का जो स्रोत है, प्राधिकार है, वो संविधान है। और देखिए संघात्मक व्यवस्थाएं जो होती हैं, जो फेडरल सिस्टम होता है, उनके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, उन पर आप एक नजर डाल लीजिए। जिसे संघात्मक व्यवस्था के कुछ जो बेसिक फीचर्स होते हैं, देखिए उसमें पहला ये होता है कि लिखित संविधान होता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 2 या अधिक स्तर की सरकारें पाई जाती हैं संघात्मक व्यवस्था में। नंबर 4 आपका ये हो गया कि शक्ति विभाजन होता है। देखिए जिस शक्ति विभाजन की मैं बात कर रहा था अभी, वही शक्ति विभाजन संघात्मक व्यवस्था का एक आधारभूत लक्षण है। और 5वां क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए संघ भारत में भी है संघात्मक व्यवस्था, अमेरिका में भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस अमेरिका के संघ और भारत के संघ में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत एक संघ है, भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। इसको भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में बड़ा ही स्पष्ट रूप में कहा है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, उसमें किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए।
अब ये अलग है कि हमने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप इसे थोड़ा सा ढाला है, अमेरिका से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। तो ये जो लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, 2 या अधिक स्तर की सरकारें हैं, शक्ति विभाजन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। तो ये जो संघात्मक व्यवस्था के जो बेसिक फीचर्स हैं, जो आधारभूत लक्षण हैं, जो विशेषताएं हैं, ये चाहे अमेरिका का संघ हो या भारत का संघ हो, चाहे ऑस्ट्रेलियाई संघ हो या बेल्जियम का संघ हो, तो संघात्मक व्यवस्था जहां भी होगी आपको ये बेसिक फीचर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वो संघात्मक व्यवस्था है तो ये बेसिक फीचर आपको मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा शक्ति विभाजन का सिद्धांत क्या है, शक्ति विभाजन का सिद्धांत पाया कहां जाता है और उस संघात्मक व्यवस्था के बेसिक फीचर्स क्या हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे सिद्धांत पर, जो कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जिसे आप सेपरेशन थियरी के नाम से जानते हैं, पावर सेपरेशन के नाम से जानते हैं। अब हम उस पर चर्चा करेंगे, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर थियरी। देखिए ये सिद्धांत जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर थियरी। सेपरेशन ऑफ पावर थियरी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर थियरी। देखिए जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है ये एक ऐसा सिद्धांत है, ऐसा विचार है जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जो शासन की शक्तियां हैं, दायित्व हैं और नियंत्रण है, जो शासन की शक्तियां हैं, दायित्व हैं, नियंत्रण है, वो किसी एक व्यक्ति या संस्था में निहित नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी एक व्यक्ति या संस्था में निहित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो शासन के विभिन्न अंगों में, शासन के विभिन्न अंगों में विभाजित होनी चाहिए, बटी होनी चाहिए, और शासन के वे अंग, शासन के वे विभिन्न अंग एक दूसरे के अधीन न हो बल्कि स्वाधीन हो। वो विभिन्न अंग एक दूसरे के अधीन ना हो बल्कि स्वाधीन हो। अब इसको चित्र के माध्यम से देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए तो वो चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। जैसे शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, देखिए अभी हमने आपको ये बताया कि ये सिद्धांत ये मानता है कि जो शासन की जो शक्तियां हैं, दायित्व हैं, नियंत्रण है, वो किसी एक व्यक्ति या संस्था में समाहित ना हो, निहित ना हो, बल्कि शासन के विभिन्न अंगों में विभाजित हो, बटी हुई हो, और शासन के वे अंग एक दूसरे के अधीन ना हो बल्कि स्वाधीन हो। तो जो शासन के विभिन्न अंगों, शासन के विभिन्न अंगों में विभाजित हो।
अब देखिए कि अब यहाँ पर कुछ समझने वाली चीजें हैं, उनको आप फिगर के माध्यम से देख लेंगे तो कभी भी आजीवन आपको डाउट नहीं होगा, ये हमारा दावा है। देखिए यहां पर आया कि जो ये शासन के विभिन्न अंग हैं, शासन के विभिन्न अंग, जैसा कि आप जानते हैं कि शासन के 3 अंग होते हैं, विधानमंडल यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शासन के शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका या विधानमंडल, इसी को हम इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहेंगे, और दूसरा है आपका कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है न्यायपालिका। तो देखिए व्यवस्थापिका ऐसा निकाय जो कानून निर्माण या कानून में बदलाव या कानूनों को निरसित करने का कार्य करता है, उस संस्था को हम व्यवस्थापिका कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। शासन का वह अंग जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने का कार्य करता है, उन्हें प्रशासित करने का कार्य करता है, उसे हम कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और तीसरा आया न्यायपालिका, शासन का वह अंग जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या करने का कार्य करता है तथा इसके साथ ही साथ कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड देने का कार्य करता है, उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। तो इस जो शासन के विभिन्न अंग हैं, शासन के विभिन्न अंगों के बीच जो शासन के जो दायित्व हैं, जो शक्तियां हैं, जो नियंत्रण हैं, उनके जो विभाजन की बात है, तो हम उसको देखते हैं कि शासन के ये 3 अंग हो गए। और हम भारत के संदर्भ में भी देखेंगे और अमेरिका के भी संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि जो ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, ये अमेरिका में तो आइडियल सिचुएशन में पाया जाता है, लेकिन भारत में क्या है, भारत में ये आंशिक रूप में पाया जाता है, आंशिक रूप में ही पाया जाता है, पूरी तरीके से नहीं पाया जाता है। तो आप समझिए कि कैसे अमेरिका में ये सिद्धांत, जो सेपरेशन ऑफ पावर थियरी का जो सिद्धांत है, अमेरिका में किस प्रकार से आइडियल सिचुएशन में है, आदर्श रूप में पाया जाता है, और भारत में आंशिक रूप में पाया जाता है, आदर्श रूप में नहीं पाया जाता है। तो उसमें देखिए ये जगह की कमी की वजह से मैं विधानमंडल को मिटा रहा हूं। देखिए यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर थियरी है, देखिए यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए जो सेपरेशन ऑफ पावर थियरी है, ये अमेरिका में आदर्श रूप में पाया जाता है, भारत में आंशिक रूप में पाया जाता है। ये कैसे अमेरिका में आदर्श रूप में पाया जाता है, भारत में आंशिक रूप में पाया जा रहा है, इसको आप एक चित्र के माध्यम से देखिए तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए ये है अमेरिका का मॉडल, अभी बनाएंगे, और ये है भारत का मॉडल। देखिए ये
अमेरिका की व्यवस्थापिका है, जिसको कि हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसका जो पहला सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, निचला सदन। द्वितीय सदन या उच्च सदन आपका क्या है, सीनेट है अमेरिका का। और ये अमेरिका की एग्जीक्यूटिव है, यानी कार्यपालिका है, यानी जो इसमें बाइडेन प्रशासन है, कार्यपालिका, आप इसको समझ लीजिएगा। और ये है न्यायपालिका, जुडिशियरी। और भारत के संदर्भ में इसको हम देखते हैं। देखिए ये पूरा अमेरिका का ये पूरी अमेरिका की संरचना है यहां तक। अब देखिए भारत में क्या है, इस जगह की कमी पड़ रही है, अभी भारत का बाद में बनाएंगे, पहले आप इसको अमेरिका का समझ लीजिए। देखिए जो सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी ये अमेरिका में आदर्श रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, तो ये व्यवस्थापिका है, ये हो गई कार्यपालिका और ये हो गई न्यायपालिका। ये है कार्यपालिका और ये है न्यायपालिका। देखिए यहां पे क्या है कि अमेरिका में इनके बीच कोई संबंध नहीं है। मतलब अमेरिका में अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका का सदस्य मंत्रिमंडल में या वहां की सरकार का सदस्य नहीं हो सकता है, सरकार के में मंत्री नहीं बन सकता है। और यदि मान लीजिए कोई भी जो वहां की जो कांग्रेस है, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर होगा या सीनेट का मेंबर होगा, यदि कोई व्यक्ति वहां की जो व्यवस्थापिका है, जो वहां का विधानमंडल है, उसका सदस्य है और वो सरकार में मंत्री बनना चाहता है, अर्थात बाइडेन प्रशासन में मंत्री बनना चाहता है बाइडेन की सरकार में, तो उसे यहाँ की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, यहाँ की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, तभी वो यहाँ सदस्य बन सकता है। और जो व्यक्ति यहाँ सदस्य है, यानी जो व्यक्ति जो बाइडेन के प्रशासन में मंत्री है, सरकार में मंत्री है, वो व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता है। वो व्यक्ति यहाँ का सदस्य तभी बन सकता है जब यहाँ का पद वो छोड़ेगा। अर्थात कोई व्यक्ति जो अमेरिका में मंत्री है, अगर वो कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता है तो वो तभी बन सकता है जब वो अपना मंत्री का पद त्यागेगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सदस्य पूरी तरीके से पृथक होते हैं। जो व्यक्ति व्यवस्थापिका का सदस्य होगा वो कार्यपालिका का सदस्य नहीं बन सकता है, जो व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य होगा वो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं बन सकता है। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल पृथक पृथक है, ये बिल्कुल अलग अलग है। और देखिए कि जो न्यायपालिका है, भाई न्यायपालिका जो न्यायाधीश है वो मंत्री बन ही नहीं सकता, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ अभी हमने कुछ देर पहले बोला कि जो शासन की शक्तियां हैं, दायित्व है, नियंत्रण है, वो किसी एक व्यक्ति संस्था में निहित ना होकर बल्कि शासन के विभिन्न अंगों, तो शासन के विभिन्न अंग क्या हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शासन के विभिन्न अंगों में बटी हो, शासन के विभिन्न अंगों में समाहित हो। तो देखिए जो कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका में समाहित है, जो व्यवस्थापिका द्वारा जो निर्मित कानून है उनको लागू करने का जो कार्य करेगी एग्जीक्यूटिव करेगी, और उनकी जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित जो कानून है उनकी व्याख्या का कार्य कौन करेगी? न्यायपालिका। तो अब यहाँ के सदस्य
इसके सदस्य नहीं हो सकते, इसके सदस्य नहीं हो सकते, यहाँ के सदस्य इसके सदस्य नहीं हो सकते, न्यायपालिका के सदस्य, कार्यपालिका के सदस्य नहीं हो सकते। तो जो शासन के जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये बिल्कुल अलग अलग हैं। इनकी शक्तियां, इनका जो दायित्व है वो बिल्कुल पृथक पृथक है अमेरिका में। अब देखिए हिंदुस्तान में क्या है कि हिंदुस्तान में इनमें तो विभाजन है, इनमें पृथक्करण है। न्यायपालिका और कार्यपालिका में कि मतलब जो उनके दायित्व हैं, शक्तियां हैं, वो बटी हुई हैं। अर्थात न्यायाधीश मंत्री नहीं बन सकता है, मंत्री न्यायाधीश नहीं बन सकता है पद पर रहते हुए। जब न्यायाधीश रिटायर हो जाएगा तो भाई रिटायरमेंट के बाद वो बन सकते हैं, लेकिन पद को धारण करते हुए नहीं बन सकते हैं। तो भारत का मॉडल हम देखते हैं कि भारत में जो सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी है वो आंशिक रूप में ही पाया जाता है। उसको भी आप समझ लीजिए तो वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखिए हम भारत का मॉडल देखते हैं। देखिए ये हमारे प्रेसिडेंट महोदय हैं, ये हमारी व्यवस्थापिका यानी संसद है, लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस ये आपका राज्यसभा हो गई। देखिए यहां पर मोदी सरकार बैठी हुई है अर्थात कार्यपालिका है। ये कार्यपालिका है और यहां पर न्यायपालिका है। ये न्यायपालिका होगी। अब आप देखिए भारत में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जो सेपरेशन ऑफ पावर थियरी है, वो आइडियल सिचुएशन में नहीं है, वो आदर्श रूप में नहीं है, बल्कि पार्शियल रूप में है, आंशिक रूप में है। कैसे है? देखिए अमेरिका में भारत में कार्यपालिका का सदस्य अर्थात इस समय जैसे मोदी सरकार है तो मोदी सरकार में मंत्री वही व्यक्ति बन सकता है। मोदी सरकार में मंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य होगा। अगर कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वो मोदी सरकार में मंत्री नहीं बन पाएगा। अर्थात जो भारत में है सेपरेशन ऑफ पावर वो आंशिक रूप में है, क्योंकि यहां पर इनके बीच बड़ा अंतरंग संबंध है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच बहुत ही अंतरंग संबंध है। अर्थात कोई व्यक्ति सरकार में मंत्री तभी बन पाएगा जब वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य होगा, तभी वो मंत्री बन सकता है। अब देखिए जब कोई व्यक्ति मंत्री तभी बन सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से वो किसी भी सदन का सदस्य होगा। तो अर्थात जो यहाँ सदस्य है उसका यहाँ सदस्य होना अनिवार्य है, जो यहाँ सदस्य नहीं है वो यहाँ सदस्य नहीं बन सकता। वो एक्सेप्शनल रूप में सिर्फ आप जानते हैं व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति भारत में मंत्री बन सकता है, यानी संसदीय व्यवस्था में भारत में मंत्री बन सकता है जो मात्र 6 महीने के लिए जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। तो मित्रों एक चीज आप गौर करिए, ये प्रावधान सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री जी किसी बहुत ही योग्य अनुभवी व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहते हैं और वो सदन का सदस्य नहीं है, अब इस वजह से देश ऐसे योग्य व्यक्ति की जो सेवा है उससे वंचित न रह जाए,
तो इसलिए एक व्यवस्था कर दी गई है कि प्रधानमंत्री उन्हें मंत्री बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6 माह तक। इसलिए क्योंकि 6 माह के अंदर कोई चुनाव करा करके उनको संसद के किसी सदन की सदस्यता मतलब दिलवा दी जाएगी। तो वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक व्यवस्था बना दी गई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, सिर्फ 6 माह तक। 6 माह के बाद यदि वो मंत्री अगर वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। बस उसको छोड़ करके कोई भी ऐसा व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता है जो इन दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अर्थात मंत्री वही बनेगा जो यहाँ का सदस्य होगा, जो यहाँ का सदस्य नहीं है वो मंत्री नहीं बन सकता है। तो इन दोनों में देखिए, अमेरिका में क्या था, यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। इसके सदस्य अलग थे, इसके सदस्य अलग थे। लेकिन भारत में क्या है कि जो यहाँ का सदस्य है वही यहाँ का सदस्य होगा, जो यहाँ का सदस्य नहीं है वो यहाँ का सदस्य नहीं बन सकता है। और अब देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या है कि पूरी तरीके से बिलगाव है, इनके बीच कोई संबंध नहीं है। नहीं तो आप बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा है कि जो न्यायाधीश का पद धारण करते हुए भारत में कभी मंत्री बना हो? नहीं, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब वो अलग चीज है कि भाई जब कोई व्यक्ति अब न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो जाएगा, जब न्यायाधीश के पद से वो सेवानिवृत्त हो जाएगा तो वो संसद का सदस्य भी बनता है। बहुत सारे न्यायाधीश बने हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी न्यायाधीश पद को धारण करते हुए मंत्री पद वो धारण नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो पृथक्करण है वो तो पूरी तरीके से पाया जाता है, लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच बड़ा ही अंतरंग संबंध है। दोनों के बीच बहुत ही अंतरंग संबंध है, क्योंकि जो यहाँ का सदस्य है वो यहाँ का सदस्य होगा, जो यहाँ का सदस्य है वही यहाँ का सदस्य होगा, जो यहाँ सदस्य नहीं है तो यहाँ भी सदस्य नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है, भारत में भी संघात्मक व्यवस्था है। और जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो अमेरिका में आदर्श रूप में पाया जाता है, लेकिन भारत में आदर्श रूप में नहीं पाया जाता है। अमेरिका में आदर्श रूप में क्यों पाया जाता है इसको आपने जान लिया, भारत में आदर्श रूप में क्यों नहीं पाया जाता है इसको भी आपने समझ लिया। तो मित्रों, इस प्रकार से आपने देखा कि शक्ति विभाजन का सिद्धांत क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, दोनों में अंतर क्या है, शक्ति विभाजन का सिद्धांत कहाँ पाया जाता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ पाया जाता है। तो यह शक्ति विभाजन का सिद्धांत है वो संघ और उसकी इकाइयों के बीच पाया जाता है, अर्थात संघात्मक व्यवस्था में पाया जाता है। जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो शासन के 3 अंगों में पाया जाता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पाया जाता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका में आदर्श रूप में पाया जाता है, इसलिए आदर्श रूप में पाया जाता है क्योंकि वहां पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के जो सदस्य हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, उसमें कोई मिक्सअप नहीं है। भारत में जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो आंशिक रूप में पाया जाता है। क्योंकि आंशिक रूप में इसलिए पाया जाता है क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका में तो पृथक्करण है, लेकिन जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण नहीं है। इन दोनों के सदस्य वही हो सकते हैं, जो यहाँ सदस्य होगा वही यहाँ सदस्य होगा, जो कार्यपालिका का सदस्य होगा वो व्यवस्थापिका का सदस्य जरूर होगा। तो इसीलिए जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो भारत में आंशिक रूप में पाया जाता है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको इस संबंध में जो भी डाउट रहा होगा, जो भी दुविधा रही होगी, जो भी अस्पष्टता रही होगी वो बिल्कुल दूर हो गई होगी, वो उस संबंध में बिल्कुल अवधारणा आपकी स्पष्ट हो गई होगी। और राजनीति विज्ञान के बहुत सारे स्टूडेंट
शक्ति विभाजन और शक्ति पृथक्करण, डिवीजन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर को जो एक समझते थे, वो सिद्धांत दोनों एक नहीं है, बल्कि दोनों पृथक पृथक हैं। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से आपने देखा कि ये अवधारणा क्या है, किस प्रकार से है, और इस संबंध में आपकी जो डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और हमें उम्मीद है कि इससे आपको बड़ी सहायता मिली होगी। और मित्रों, आज यहीं तक ये जो सिद्धांत है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।